आज हम लोग बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ waves. It is same as superposition of SHM. यदि अब बात करते हैं कि वेव के सुपरपोजिशन की, ये वैसा ही है जैसे SHM का सुपरपोजिशन हो। सुपरपोजिशन का मतलब हो गया कि किसी एक ही पोजीशन पर कई वेव एक साथ यदि पहुंच जाए तो वाइज जो आप लिखेंगे ये कहलाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। जितने भी वेव एक साथ पहुंच गए हैं उन सब का सम कर लेंगे। हर एक वेव क्या करना चाहता है? पार्टिकल को डिस्प्लेस। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वो क्या होने वाला है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे आप कहेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3। आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं। आप इसको एक बार डायग्राम के बेसिस पे समझ लीजिए। डायग्राम के बेसिस पे समझ लीजिए का मतलब है कि यहाँ आपने देखा एक धागे पर ये एक पल्स को आते हुए इस तरफ, और उसी धागे पर एक पल्स आ रहा है इस तरफ। तो दोनों एक साथ कभी न कभी तो पहुंचेंगे एक ही पॉइंट पे। तो जब दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंच गए तब क्या होने वाला है पे हम लोग विचार करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पहुंचा दोनों, तो एक हमने बनाया रेड कलर का और दूसरा हमने बनाया ये थोड़े से अलग कलर का। दोनों जब एक जगह सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा? तो गौर करिए, ये पहले जो थे ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ था? ए। ये भी कितना डिस्प्लेस हुआ था? ए। तो जो यहाँ वेव बनेगा उसका जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखने लगेगा? इसका डिस्प्लेसमेंट दिखने लगेगा 2a। तो ये हुआ सुपरपोजिशन। यहाँ जो है ये है y1, यहाँ जो ये है y2। यहाँ जो y मिलेगा ये क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो ये इवेंट जो है एक ही मोमेंट पे एक ही पॉइंट के मॉलिक्यूलों को एक वेव ऊपर ए ले जाना चाहता था और दूसरा भी ऊपर ए ले जाना चाहता था। तो हमने सुपर इम्पोज करके जब देखा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना वहां मिला हमें? 2a। तो ये एक डायरेक्शन में जाने वाले वेव जब थे, मतलब एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करने वाले जब थे तब आपने देखा। ऐसा ये भी तो हो सकता है कि एक वेव जो है ये ऐसे जा रहा हो और दूसरा वेव जो है ये इस तरह का पल्स हो और वो ऐसे आ रहा हो। तो जब ये दोनों एक जगह पहुंचेंगे तो एक जगह यदि पहुंचेंगे तब ये कैसा दिखेगा? तो गौर करिए कि आपने एक को रेड कलर से दिखाया, एक को रेड कलर से दिखाया वो ऐसे, और दूसरे को थोड़े अलग कलर से दिखा रहे हैं ऐसे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप एक को कह रहे हैं y1, एक को कह रहे हैं y2, और दोनों में एक दिख रहा है ऊपर गया हुआ ए, दूसरा दिख रहा है नीचे गया हुआ ए। तो इन दोनों का जो सम करेंगे तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और यहाँ वेक्टर सम होगा, एक तो a और एक माइनस ए, और दोनों मिलकर के क्या हो गए? 0। तो यहाँ स्ट्रेट वायर दिख रहा होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट फील करो ना। y1 जो है एक था ऊपर ले जाना चाहता था पार्टिकल को, और दूसरा वेव y2 जो है पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहता था, और दोनों एक ही पार्टिकल को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है? नेट डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है 0। 0। ठीक ना?
तो सर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट। देखिए, यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए हमसे। यहां तक में कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कंफ्यूजिंग तो प्लीज पूछिए। वेव की फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अब ये डायरेक्शन, आप जब वेलोसिटी बोलते हैं तो पहले मुझे बताइए किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल का या वेव का? वेव। तो अभी उस वेलोसिटी के बारे में आप तब पता करेंगे जब सुपरपोजिशन में आगे स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा। उससे पहले अभी नहीं कुछ आप समझ पाएंगे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि इस पॉइंट के साथ आप क्लियर हैं तो अगला पेज आया। यहां देख रहे हैं एक एग्जाम्पल। पहले ये एग्जाम्पल SHM का है। इफ y1 इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, आपको बताना है देन फाइंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इसके लिए सॉल्व करते वक्त लंबा सा मेथड है और उस मेथड का शॉर्टकट है यूज वेक्टर एडिशन। यूज वेक्टर एडिशन। और कैसे यूज करते हैं तो पहला देखिए, y1 आपने लिखा 3 sin ओमेगा टी, ये 3 यूनिट मान लिया एम्पलीट्यूड। और दूसरा आपने देखा y2, और ये कितने का एंगल दिख रहा था, पाई बाई 2 का अंतर। और इसका यूनिट ये कितना है, 4 यूनिट। ये y2 क्या था, 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप यहाँ रिजल्टेंट कैसे देखेंगे, आप यहाँ रिजल्टेंट कैसे देखेंगे? तो रिजल्टेंट देखते हैं वेक्टर सम से। वेक्टर सम यहाँ कैसे आएगा, 3 और 4 का पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये रिजल्टेंट जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आपने जब इसे देखा तो यही लिखेंगे y। और यहाँ एंगल कितना मिल जाएगा, यदि इसे अल्फा कहते हैं तो 10 अल्फा आप क्या लिख देंगे, 4/3। 4/3 तो ये अल्फा हो जाएगा 53 डिग्री। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ये जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के समझ में आया, हैंड राइज करिएगा प्लीज। इलेवेंथ वाले बच्चे बताएं, क्या SHM का सुपरपोजिशन मिस कर गए थे क्लास? जो मिस कर गए थे वो बोलें और बोलकर बताएं। उनको अलग से मैं वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, उन्हें देख लीजिएगा और फिर ये पॉइंट क्लियर हो। सर एक बार मेरे लिए शेयर कर देना, दक्ष। दक्ष, ठीक है। और अभी कोशिश करो 3 और 4 का रिजल्टेंट लिखना आता है वेक्टर में, 90 डिग्री पे हो तो। अरे यार, वेक्टर का क्लास मतलब r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं याद है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं याद है तो पहले वेक्टर का लेक्चर भेजूंगा, वेक्टर एडिशन सीखो। ये याद है दक्ष? यहाँ यस हाँ सर, या ये ना? तो याद है। तो ये यहाँ पर बोलो ना। यहाँ पर पहले वाले में से कौन सा चीज उठा लिया, ये 3। दूसरे वाले में से कौन सा उठा लिया, ये 4।
और ये है ओमेगा टी। इसको यदि एक्स एक्सिस पर देखते हैं तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कहां पर पहुंच जाएगा? एक्स एक्सिस से कितने एंगल आगे? 90 डिग्री या बाय। यहाँ पर चेक कर लो, एक हो गया 3, दूसरा उससे 90 डिग्री आगे हो गया 4, तो ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो इनका वेक्टर सम कितना होने वाला है? इनका वेक्टर सम होने वाला है 5। तो y क्या लिख देंगे? 5 साइन ओमेगा टी से कितना आगे है, मतलब y1 से कितना आगे है? 53 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड प्लस 53 डिग्री। क्या कहानी समझ में आया? यस सर। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं मान लेता हूं कुछ बच्चों को ये नहीं आता, अभी कोशिश करो सीख जाए। y इक्वल्स टू है, ध्यान से देखना, 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एंड ये y1, एंड y2 इक्वल्स टू है 8 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, देन फाइंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो क्या दोनों एक जैसे वेव हैं, एक ही जैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही जैसे फ्रीक्वेंसी के एक ही डायरेक्शन में जाने वाले? तब हम ये काम करेंगे। ये पहला देखो 6, अब पढ़ना, पहला देखो 6, ये हुआ y1। दूसरा देखो ये, यहाँ y1 हो गया 6 और ये y2 आ गया है 8। इन दोनों का रिजल्टेंट चेक करो, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो। यहाँ रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो गया 10। और यहाँ पर फाई कैसे देखोगे? 10 फाई। ध्यान से देखो तो 90 डिग्री वाले का वेक्टर वाला, या ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। 10 फाई हो गया 8/6, 4/3, संयोग से यहाँ भी फाई हमें दिखने लगा 53 डिग्री। तो रिजल्टेंट y जो होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? 8 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो चुका है? 10। तो ये क्या लिखने वाले हैं? 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस क्या करने वाले हो आप? यहाँ प्लस करने वाले हो 53 डिग्री। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। इस तरह का No, टेस्ट में sir. क्वेश्चन रहेगा, उसे बड़े प्यार से आप No, गलत sir. कर सकते हो चाहो तो। अभी टेस्ट में ड्रॉपर वाले बैच में और 11th वाले बैच में डोमिनेट करने वाला है वेव। वेव के आपको 25 में से 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बाकी उसमें आपके अपने अपने टॉपिक के रहेंगे आगे, और जो भी है केटीजी के हो सकता है 8 रहे, बाकी 10 रहे। आपके तो 2 ही टॉपिक हैं 11th वालों के, और ड्रॉपर वालों के एसएचएम के कुछ होंगे 4-5, तो ध्यान रखिएगा। तो वेव डोमिनेट करेगा। इस तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, अभी सीख लो, मौका है। नो यदि सर। 3 रहेंगे क्वेश्चन में इक्वेशन तो क्या करोगे? ये तभी यूज होगा जब एक ही डायरेक्शन में जाने वाले एक ही फ्रीक्वेंसी वाले वेव हो। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो ये y1 कहा, y2 कह दिया 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2। चलो y3 कहते हैं 3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। और नेक्स्ट जो है ये हम कह रहे हैं y4 कह रहे हैं 4a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3π/2। आपको बताना है फाइन क्या y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। अब यहाँ चेक करो तो क्या क्या होने वाला है। पहले तो आया a, यहाँ y1 x एक्सिस पे लिया, उससे कितने एंगल पे दूसरा था? ये आ गया y2 90 डिग्री के एंगल पे, उससे आगे कितने डिग्री पे था? y3, ये हो गया 3a, और उसके आगे कितने डिग्री पे है? ये y4, और ये है 4a। ये 3π/2 का मतलब यहाँ पहुंच गए हैं 3π/2 करके, और वो पाई वाला था यहाँ से यहाँ तक पाई वाला था। तो सारे आपको दिखने लगे।
अब इनका जब आप वेक्टर सम कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना आप यहीं से शुरू कर चुके, तो अब एक काम करो ना, आगे एक्सटेंड कर दो इस आइडिया को, आगे एक्सटेंड कर दो इस आइडिया को। कैसे एक्सटेंड करेंगे, ध्यान से देखिए। अब जो आपको वेक्टर सम दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता गया, ये बड़ा होता गया, ये a, ये 2a, ये 3a और ये 4a। तो 4a और 2a मिलके कितना हो गया, 2a। ये a और 3a मिलके कितना हो गया, 2a। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यही आएगा y, और रिजल्टेंट हो गया 2a√2। तो आपको ये दिखने लगा रिजल्टेंट कितना, और यहाँ यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब यहाँ से y1 वाले से कितना एंगल है, y1 वाले से एंगल है पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो y का वैल्यू आप कैसे लिखने वाले हैं, 2a√2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3 पाई बाय 4। आप में से जिन बच्चों को ऐसा लगे कि ये समझ में आया, वो हैंड राइज करिएगा आराम से। इसमें एंगल 5 पाई/4 नहीं होगा? कैलकुलेशन देख लेना, 5 प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, तो हाँ वही सही है, आपका सही है, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, मैंने करेक्ट कर दिया, थैंक यू। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 पाई बाय 4, ध्यान रखिएगा, 5 प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, और समझ में आ गया है तो हैंड राइज आप कर ही रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट को मिस कर गया, नहीं समझ में आया तो बताएं। नीचे अभी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, शोभित शर्मा, सक्षम, तनेश, तनिष, क्या आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, मंगलवार को बजरंगबली दर्शन देंगे तो उसके बाद समझ में आएगा? नहीं सर, आगे समझ में। फिर हैंड क्यों नहीं राइज कर रहे हो? शोभित, सक्षम, तनेश, नहीं समझ में आया तो बोलोगे ना भाई, तब तो मैं कोशिश करूंगा। तनेश, फिर से समझना है, हाँ या ना तो बोल दो, मैं 3 एग्जाम्पल और करवा दूंगा, टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, इसकी गारंटी है। तब भी नहीं सीखना चाहो तो बहुत बढ़िया। और ये 4 चैप्टर में यूज होगा, एक एसएचएम में, एक वेब में, जब ऑप्टिक्स 12 में पढ़ोगे तो वहां भी। और आप अभी नहीं सीखोगे तो सारे चैप्टर में लुढ़काते रहो। तनेश, सुन पा रहे हो मेरी बात? अर्नब तो सुनेंगे ही नहीं, अभी उनका माइक नहीं काम कर रहा। ओके, तो जिन लोगों के ये समझ में आ गया, एक काम और हो गया। अब ध्यान से देखिए, बात आ रही है एक स्टेप आगे। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंसिडेंट वेव। आप यदि कहते हैं इसको दूसरे वर्डिंग्स में, और रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एम्पलीट्यूड AI, reflected amplitude AR, and transmitted amplitude. Velocity of wave in two mediums. अब ये दूसरे आइडिया इस तरह से लिखते हैं,
और ये जो रिलेशन है वो इनफैक्ट याद रखना है आपको। वो रिलेशन क्या है ये यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, और कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं बजरंगबली हूँ एग्जाम में डिराइव कर लूंगा, उस चक्कर में गए नहीं निकलने वाला एग्जाम के टाइम पे। ए आई लिखेंगे V2 माइनस V1, ए रिफ्लेक्टेड दिख रहे हैं, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI, और ए ट्रांसमिटेड लिख रहे हैं ट्वाइस V2 अपॉन V2 प्लस V1 AI। ये जो रिलेशन है ये आपको याद कर लेना है, अभी कागज पे इसे लिखो और इसे याद कर जाओ। इस चक्कर में मत रहना कि मैं एग्जाम में डिराइव करूंगा। कॉपी पे डेरिवेशन देखना, उस पन्ने को मोड़ना और रख देना, कोई दूसरा आपका कॉपी देखे उसे अच्छा लगे कि आपने ये डेरिवेशन भी किया हुआ है। ये रिलेशन याद कर जाओ, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI। सर मैं V1 प्लस V2 लिखूं डिनोमिनेटर में, हाँ एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर वाला गड़बड़ मत करना। V2 माइनस V1 को यदि V1 माइनस V2 लिखा तो गए काम। तो ध्यान दीजिएगा, ये AR रिफ्लेक्टेड वाला है और AT ट्रांसमिटेड वाला है, और AI इंसिडेंट है। आपको यदि ये डायग्राम में देखना है उसकी भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखे। ध्यान से समझिए, रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम होना चाहिए कोई अलग अलग। तो मान लो हमारे सामने दो अलग अलग मीडियम मौजूद हैं, दो अलग अलग मीडियम मौजूद हैं। ये जो मीडियम मौजूद हैं देखिएगा, ये दो अलग अलग मीडियम है। सर अलग मीडियम है का कैसे डिफिनीशन आप दोगे? तो देखो यहाँ पर म्यू है पर यूनिट लेंथ मास, और ये है 4 म्यू पर यूनिट लेंथ मास। अब मुझे ये बताओ, टेंशन तो दोनों में सेम ही रखा करते थे ना, तो वेलोसिटी क्या लिखोगे? यदि यहाँ पर वेव का वेलोसिटी v होगा तो यहाँ वेव का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v/2। क्यों? क्योंकि v का फॉर्मूला अलग से आपने याद किया हुआ है, √t/μ। म्यू जैसे ही 4 गुना हुआ, वेलोसिटी क्या हो गया? हाफ। अब यदि कोई वेव आपको आते हुए दिख रहा है, यदि वेव कोई आते हुए दिख रहा है ऐसे, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज AI। अब यदि वो बाउंड्री पे पहुंचेगा तो बाउंड्री पे पहुंचने के बाद क्या होने वाला है? तो बाउंड्री पे पहुंचने के बाद आप कहते हैं यहां से दो घटनाएं देखने को मिलेंगी। कौन से दो घटनाएं देखने को मिलेंगी? एक वेव यहां से हो सकता है इधर वापस आ जाए, और दूसरा वेव हो सकता है आगे चला जाए। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब भी बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री पे दो घटनाएं साथ सोचते हैं। जैसे लाइट रे बाल्टी भरे पानी के ऊपर आप यदि डालें तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन भी होगा और लाइट रे का रिफ्रैक्शन भी होगा। यदि कांच के सरफेस पे लाइट रे आती है तो कुछ क्रॉस करके दूसरी तरफ भी जाएगी और कुछ वापस भी आएगी। नहीं सर, हमने तो ये देखा है कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन कांच में रिफ्रैक्शन केवल ट्रांसमिशन होता है। सोच के देखो, आप यदि शाम के टाइम पे अपने विंडो के ग्लास वाले विंडो के पास खड़े हो तो आपको बाहर की दुनिया भी दिखेगी और आपका अपना इमेज भी धुंधला सा दिखेगा। अपना इमेज दिखा मतलब वहां रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तभी आपका इमेज भी दिखा। तो एक ही कांच के प्लेट पे जो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन आप दो इवेंट देख रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन भी और एक रिफ्रैक्शन भी या ट्रांसमिशन भी। ट्रांसमिट हुआ इसीलिए तो बाहर से भीतर रेज आई और आपको दिखता है, या आपके आंखों की तरफ से आप देखें तो रेज जो गई होगी वो बाहर भी गई होगी और भीतर भी आया होगा। तो ये आप जब बात करते हैं ना कि किसी भी सरफेस पे क्या होगा, तो बाउंड्री, जहां बाउंड्री किसे कहते हैं? तो जब दो मीडियम इकट्ठा हो, दो मीडियम कैसे अलग करते हैं? जब वेव का वेलोसिटी अलग अलग हो। वेव का वेलोसिटी वो फॉर्मूला आपको पता है √t/μ धागे के लिए, बाकी केस में अलग अलग होगा फॉर्मूला, अभी आपके पास है √t/μ। तो जहां धागा दो अलग अलग जुड़े हों वहां हो गया बाउंड्री। वहां यदि कोई वेव आएगी तो दो घटनाएं आपको सोचना है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड देखेंगे आप, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड देखेंगे दैट इज AR, और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड देखेंगे दैट इज AT। और उनके वैल्यूज कैसे लिखते हैं? AR लिखते हैं V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI,
और ये इनटू किसके साथ है। यदि उसमें कंफ्यूजन हो तो यहाँ ब्रैकेट डाल दो और उस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। इस पूरे जो कैलकुलेट होकर रिजल्ट आता है उसको AI से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ना, ग्रीन कलर के ब्रैकेट में जो डाटा है वो एक ही जैसे क्वांटिटी का रेशियो है, वो तो डायमेंशनलेस हुआ, यूनिटलेस हुआ, वो एक नंबर होगा 1/2, 1/5, -1/2, 2/5। सर माइनस भी, हाँ AR में माइनस आ सकता है यदि V2 छोटा हुआ, और V2 छोटा हुआ इसका मतलब वहां म्यू ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। जहां स्पीड कम हो, जहां स्पीड वेव का कम हो वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और जहां स्पीड वेव का ज्यादा हो वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये V2 - V1 अपॉन V2 प्लस V1 निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा मतलब रिफ्लेक्टेड वाला जो है वो माइनस में एम्पलीट्यूड दिखाएगा। माइनस का मतलब वो ऊपर जो आया था वेव का एम्पलीट्यूड वो रिफ्लेक्ट होने वाला नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होने वाला नीचे की तरफ हो जाएगा। ये यहां तक पहले नोट कर लो, ये बात मैं अगले पेज पे मैं समझाता हूँ। क्या यहां तक नोट कर चुके हैं आप? सर एक मिनट। और ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत अच्छी तरह याद करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। पेज चेंज करूं? यस सर। यहां देखिए, अभी जो आया था आइडिया उसी आइडिया को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, और ये एग्जाम्पल बना लिया और आपको इसी एग्जाम्पल के बारे में पूछ लिया कि ऐसे वेव जा रहा था, ये म्यू वाला था, और इधर जो धागा है वो आपको बता देता हूं, ये 4 म्यू वाला है। तो इधर यदि V कहोगे तो इधर कहोगे V/2। ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। ये कैसे क्यों हो गया? क्योंकि V आप जानते हैं √T/μ लिखा जाता है, T तो दोनों तरफ सेम होगा। आने वाला जो एम्पलीट्यूड है A इंसिडेंट, वो कितना दिख रहा है मुझे? A। यदि आने वाला A इंसिडेंट A दिख रहा है तो आपको बताना है फाइंड A रिफ्लेक्टेड एंड A ट्रांसमिटेड। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिख देंगे? A रिफ्लेक्टेड लिखेंगे V2 - V1, बाद वाला 2 और पहले वाला जहां मीडियम पहले वेव है वो 1, V2 प्लस V1 इंटू AI। V2 2 V/2 है माइनस V अपॉन V/2 प्लस V, और ये AI है A। देखो तो कितना हो गया? -1/2 माइनस V/2, डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 3V/2 और इंटू A। तो ये A रिफ्लेक्टेड कितना दिखने लगा हमें? A रिफ्लेक्टेड दिखने लगा -A/3। बहुत बढ़िया। अब A ट्रांसमिटेड की बारी आती है। A ट्रांसमिटेड कैसे लिखेंगे? A ट्रांसमिटेड लिख रहे हैं ट्वाइस V2, 2 वाली कहानी पहले आ रही है, V2 प्लस V1 इंटू AI, ट्वाइस V2 V/2 अपॉन V1, ये V2 V/2 V1 V, ये हो जाएगा V अपॉन V/3। ये V अपॉन 3V/2, डिनोमिनेटर को ठीक से लिखने दो, V अपॉन 3V/2, V अपॉन 3V/2 इंटू A। ये कितना आ गया? ये आ गया 2A/3। तो आपको AT भी देखने को मिल गया और AR भी देखने को मिल गया। अब यहाँ देखो AR निगेटिव होने का क्या मतलब है, चित्र में ये बता रहा हूं। जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो रिफ्लेक्ट वाले का चित्र देखो कैसा दिखेगा। ये जब रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो ये ऐसे जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा A/3, और जो ट्रांसमिट होगा वो कैसे जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2A/3। ये इधर जा रहा होगा, ये 2A/3। ये ट्रांसमिटेड वेव है, वेव Y ट्रांसमिटेड, और ये है Y रिफ्लेक्टेड। ये आने वाला था Y इंसिडेंट। तो आपको ये फील आना चाहिए, नेगेटिव होने का मतलब रिफ्लेक्ट होते वक्त अपोजिट कर लेगा अपना डायरेक्शन, वो पल्स का एम्पलीट्यूड का, वो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं हो गया। तो ऐसा केवल तब होगा, निगेटिव ये तब आएगा जब V2 छोटा हो, और ट्रांसमिटेड में कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव, वहां निगेटिव का कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक खास यहाँ पर लॉ आ जाता है
जिसको 11th के बच्चे क्या 13th तक के बच्चों को ये लॉ उतना इंपॉर्टेंस इसका वो नहीं देते, जिसके कारण कई बार वो गलत करते हैं। एडवांस उसे टच करता है, मेंस तो ध्यान ही नहीं देता, मेंस मान के चलता है चलो यार बच्चा है नहीं समझ में आया। एडवांस में इस पॉइंट को हिट किया जाता है और बच्चे फिर गलत करते हैं। लॉ कहलाता है स्टोक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, Stokes law of reflection. When wave is reflected from denser medium, it gets pi phase ahead with respect to incident wave. It gets pi phase ahead with respect to incident wave. और ये केवल रिफ्लेक्शन में वैलिड है, ट्रांसमिशन में चेंज होना नहीं है। और ये भी जब सामने वाला मीडियम डेंसर हो, यदि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तभी ये वैलिड है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि आएगा, और यदि वापस जाते वक्त हम देखते हैं, ये इन्वर्टेड हो गया। यहाँ बाउंड्री पे दूसरी तरफ जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, वो डेंसर मीडियम होगा। आप ये डेंसर मीडियम जो लिख रहे हैं, डेंसर मीडियम, तो उसको एक जगह कहीं एक्सप्लेन कर लेना स्टार मार्क दे करके। मैं ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में कॉर्नर में लिख देता हूं, द मीडियम in which speed of wave is lower is called denser medium। ठीक है, जहां पर एंड speed and the wave speed is higher than medium is rarer। तो दो मीडियम को कंपेयर करते वक्त ये आप यूज करते हैं, रेरर एंड डेंसर। रेरर एंड डेंसर टर्म कंपैरिजन जब होगा तभी यूज में आएगा। हायर, आप हायर किसे कह रहे हैं, हायर या लोअर? तो जहां स्पीड आप देखते हैं कि कम हो गया, जहां स्पीड कम हुआ वो डेंसर मीडियम, और जहां स्पीड ज्यादा है वो रेरर मीडियम। आप ऐसे याद रखो, आप दौड़ते हुए जा रहे हो, सामने पानी आ गया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और आप यदि एयर में दौड़ रहे थे वहां ज्यादा थी। तो इस तरह से एक कुछ व्यू बनाकर सेट करो अपने दिमाग में कि जैसे ही डेंसर में गए आपके स्टेप साइज छोटे हो जाते हैं, वेवलेंथ कम हो जाता है। उसको ऐसे भी याद रखो, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ तो कॉमन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से नहीं बदलता, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही मीडियम बदलता है तो आप v इक्वल्स टू एफ लेमडा देख रहे हैं, एफ हटा दो, v प्रोपोर्शनल टू लेमडा, v कम हो जाएगा तो लेमडा कम हो जाएगा। आप दौड़ते हुए जा रहे हैं एयर से वाटर में, तो वाटर में जाएंगे तो स्टेप साइज आपका छोटा हो गया, स्पीड भी छोटी हो गई, स्पीड भी कम, वेवलेंथ भी कम। डेंसर मीडियम में जाते ही स्पीड भी कम हो जाता है और वेवलेंथ भी कम हो जाता है। और रेरर मीडियम में जाते ही, डेंसर से यदि रेरर में जाएंगे तो रेरर में जाते ही स्पीड भी बढ़ जाएगा और इस वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में सेट करो। बहुत छोटे पॉइंट्स हैं और इनसे मेंस में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है और आप गलत कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान से सुनिए। यदि पाई का फेज चेंज है, अपोजिट हो गया, ऊपर था नीचे की तरफ हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, तो पाई का फेज चेंज हो गया 180 डिग्री, डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होता था फेज वर्ड। तो 180 डिग्री का चेंज हुआ, ये सामने वाला डेंसर रहा होगा, तो सामने वाले में वेवलेंथ कम रही होगी और इंसिडेंट वाला जो मीडियम है वहां वेवलेंथ ज्यादा रहा होगा। सोचिए, जा रहा है वेव और वापस जो आया कोई फेज चेंज नहीं है, ऊपर का ऊपर ही रह गया, तो इसका मतलब कोई फेज चेंज नहीं हुआ। सामने वाला मीडियम रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है मतलब सामने वाला मीडियम में स्पीड भी ज्यादा होगा, वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, और पहले इंसिडेंट वाले मीडियम में स्पीड कम और वेवलेंथ भी कम।
तो ये स्टोक्स लॉ है, जिसे जब भी हिट करता है तो जो एग्जाम देने वाले 12 लाख बच्चे होंगे उसमें से 11,99,000 वैसे ही बाहर है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में है क्या, यदि स्टोक्स लॉ को टच कर दिया तो। और वैसे ये एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है ये भी समझो शुरू के 1 लाख बच्चों को ही पता रहता है, बाकी को तो पता ही नहीं रहता। अब इस आइडिया को यदि आप सेट कर ले तो आप शुरू के कुछ सिलेक्टेड बच्चों के आसपास पहुंच गए जो इनका यूज करने वाले। सर डेंसर से रेयर मीडियम में जाते वक्त नहीं होता रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन तो तब हमेशा होगा, लेकिन ये AR निगेटिव कब होगा बताओ तो, सोचो तो, ये कब निगेटिव देने वाला है वैल्यू? तो V2 V1 से कम हो जाएगा। तो जब V1 V2 बड़ा होगा तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या स्टोक्स लॉ देगा फेज चेंज? नहीं देगा। नहीं देगा। रिफ्लेक्शन तो हर एक केस में होगा। नीचे चाहो तो मेंशन कर लो रेड कलर में, इतना कंफ्यूजन यदि है तो रेड कलर में आगे एक्सटेंड कर दो। इफ incident if reflection is taking place from rarer medium, if wave is reflected from rarer medium, then there will be no phase change. There will be no phase change. काम खत्म। और लिखना चाहो तो लिख लो, in case of transmission there will be no phase change even when wave is transmitted to rarer medium or wave is transmitted to denser medium। तो ये फालतू की बातें हैं यार, क्यों उतना अकल लगा रहे हो? केवल उस फॉर्मूले को देखो ना यार, केवल रिफ्लेक्शन, इसीलिए लॉ ही मैंने केवल रिफ्लेक्शन के लिए लिखा है। आगे लिख दो देयर विल बी नो फेज चेंज इन अदर केस। यदि शॉर्ट में लिखना चाहो तो लास्ट वाले लाइन में लिखना देयर विल बी नो फेज चेंज इन अदर केस, देयर विल बी नो फेज चेंज इन अदर केस। यहां पर यदि आपको ये समझ में आया हो तो आगे ज्यादा मत उलझो भाई, ज्यादा उलझने से फायदा नहीं मिलेगा, टेंशन बढ़ेगा आपका। एटलीस्ट जो लाइन कहा गया है ना उस पे तो फोकस कर लो। वो समझ में आया या वो नहीं समझ में आया ये बताओ। आ गया सर। हाँ, तो ज्यादा उलझने से फायदा नहीं है। आप आगे यदि बड़ा मन करे लिखना है, सर मैं सब कुछ लिखूंगा, तो लिख दो देयर विल बी नो फेज चेंज इन अदर केस, there will be no phase change in all other case, all other case जो दिमाग में है, रेरर से डेंसर में गया रिफ्लेक्ट हुआ, रेरर से ट्रांसमिट हुआ, डेंसर से रेरर में जाके ट्रांसमिट हुआ, या रेरर मीडियम से ट्रांसमिट हुआ, वो सारे जो केस है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। स्टोक्स लॉ ओके हो गया? जी सर। एक पॉइंट और ध्यान रखो, फिक्स्ड एंड ऑफ स्ट्रिंग, behave as denser medium and free end of string behave as rarer medium। ये कंसेप्ट एक है जो मैं आपको बता रहा हूं, किताब के भरोसे मत बैठेगा, का मीनिंग समझो। यदि धागे को आपने बांधा इस तरह से कि ये फिक्स्ड एंड है, तो जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा वेव तो कितने का फेज चेंज होने वाला है? फेज चेंज पाई का होने वाला है। एग्जाम्पल सेट कर दो,
और यदि धागे को फ्री एंड देखना है, सर फ्री एंड धागा में वेव पल्स कैसे दिखेगा? अरे धैर्य बनाओ। धागे में एक नॉट है और वो इस तरह का है जो एक रॉड पे अप एंड डाउन स्लाइड कर सकता है, रॉड पे अप एंड डाउन स्लाइड कर सकता है, तो ये कहलाएगा फ्री एंड, फ्री एंड कहलाएगा। जब ये अप एंड डाउन मूव करने की इसके पास ताकत है तो ये फ्री एंड कहलाएगा। जब यहां वेव आएगा और रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये ध्यान दे दो, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये जैसे आया वैसे वापस जाते आप दिखाओगे। आराम से देख लो, 2 मिनट का टाइम लो और सोचो क्या बताया गया है आपको। आपको बताया गया है स्टोक्स लॉ से फेज चेंज कब होते देखोगे? डेंसर मीडियम में जाएगा। जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो। फेज चेंज होते कब देखोगे? जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो। ट्रांसमिशन में तो कभी होता ही नहीं। और फिक्स्ड एंड बिहेव करेगा जैसे आगे कोई मोटा वायर, फिक्स्ड एंड ऐसे बिहेव करेगा जैसे आगे कोई मोटा वायर, और फ्री एंड ऐसे बिहेव करेगा जैसे आगे कोई हल्का वायर। तो फ्री एंड यदि है तो आप उसको समझ लेंगे कि वहां जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें कोई फेज चेंज नहीं होने जा रहा। जिन स्टूडेंट्स को लगता हो कि ये डायग्राम समझ में आया, वो अभी 1 सेकेंड रुक जाओ। अब हैंड राइज करना, लोअर ऑल हैंड्स के बाद अब हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे अभी प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत खुशी की बात। एक और पेज पे चलो। यहाँ पहले तो ये बताओ, ये वेव आ रहा है, एम्पलीट्यूड है ए, और यहाँ पर मीडियम, और आगे ये इधर म्यू है और इधर म्यू बाय 9 है, और यहाँ पर टेंशन टी रहेगा, टेंशन टी रहेगा। ये बाउंड्री है, x0 बाउंड्री है। ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट वेव। आपको बताना है ए रिफ्लेक्टेड क्या होगा और ए ट्रांसमिटेड क्या होगा। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेलोसिटी ए रिफ्लेक्टेड के लिए फॉर्मूला याद करेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए, इंसिडेंट वाला। v2 लिखते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू बाई 9, v1 लिख रहे हैं अंडर रूट टी बाई म्यू, v2 लिख रहे हैं अंडर रूट टी बाई म्यू बाई 9, v2 लिख रहे हैं प्लस v1 लिख रहे हैं अंडर रूट टी बाई म्यू इंटू ए। तो यहां से चेक करो क्या आ गया। अगला जो आएगा वो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू ए, 2/4 इंटू ए, ये हो गया a/2। आप अब ए ट्रांसमिटेड लिखने की सोच रहे हैं, तो ये क्या लिखते? ट्वाइस v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए। ट्वाइस v2 लिखते ही आपके दिमाग में आ गया 3, और नीचे आ गया 3 प्लस 1। यदि आया तो अच्छे बच्चे हैं कैलकुलेशन में, और नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत कर लीजिए एक्स्ट्रा। 3/3a/2। यदि ये ए रिफ्लेक्टेड ए ट्रांसमिटेड देखें तो यहाँ पर यदि पहले वाले पार्ट में आप वेलोसिटी देखते हैं तो पहले वाले पार्ट में यदि v कहेंगे अंडर रूट टी बाई म्यू, तो अगले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी बाई म्यू बाई 9 वाला यदि देखते हैं तो ये हो जाएगा 9t बाई म्यू, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट टी बाई म्यू, और ये कितना हो जाएगा? 3v। ये कितना हो गया? 3v। तो v2 जो हमें दिखेगा, ये v2 दिख रहा है थ्राइस v, जबकि v1 दिख रहा है v। अब आप खुद ही सोचो ना, सामने वाला मीडियम कैसा मीडियम है? सामने वाला जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है? तो रेयर मीडियम है। और यदि ये रेयर मीडियम हो गया, रेडियल मीडियम हो गया, तो क्या निगेटिव आना चाहिए था? नहीं, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये प्लस है। इसका मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होगा वेव, तो आप देखेंगे कोई फेज चेंज नहीं होगा, केवल ये एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा हो गया और ये एम्पलीट्यूड इधर वाला थोड़ा बड़ा हो गया। ये हो गया a/2 और ये हो गया 3a/2। क्या ये आइडिया? और एक वापस जा रहा है फेज चेंज हुए बिना, और एक जो है
वो इस तरफ जा रहा है, ये y रिफ्लेक्टेड हो गया और ये y ट्रांसमिटेड हो गया। सर इतने जल्दी में समझाओगे मैं तो भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोशिश तो उसी के लिए करेंगे कि बार बार कोशिश करें और समझ में आने लगे। लेकिन पिछला पेज दिखाइएगा। जरूर, पहले ये पेज लिख लो आराम से, फिर पिछला पेज दिखाता हूँ। ये सब यही रहने दीजिए। कंसेप्ट कहता है, अभी फिक्स्ड एंड वाला समझाया, ये एक बार और समझाऊंगा। नहीं समझ में आएगा पहले नोट कर लो, चित्र देख लो, या तो लिखा हुआ समझ में आएगा या चित्र समझ में आएगा। दोनों नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करना, बजरंगबली का ध्यान करना, फिर से इसे देखना, क्योंकि किताब पढ़ के तो ये वैसे ही नहीं समझ में आना है। आगे बढ़े या पिछला पेज पे Yes, यहाँ sir. पर रुके? देखिए यहाँ फिर से आया, ध्यान से देखिएगा, ये वेव है एक आता हुआ और यहाँ दिख रहा है फिक्स। ध्यान से देखिए, ये वेव आ रहा है फिक्स। तो फिक्स्ड है तो पहले ये बताओ इन्वर्टेड होगा या नहीं। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव। आपको रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले मुझे ये बताइए, ये फिक्स्ड जो होता है ये कैसा बिहेव करता है? डेंसर मीडियम। फिक्स्ड एंड ये हो गया डेंसर, तब स्टोक्स लॉ एक्टिव हो गया, फेज चेंज पाई तो आएगा आएगा। इसका मतलब मन में ये विचार आ सकता है कि सर जाते हुए ऐसा दिख सकता है हमें, लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इस पे विचार करते हैं। इसके नहीं होने के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। क्या लॉजिक होना चाहिए, उस पे विचार करो। क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले इंक्लाइंड वाला टर्म आया था, तो पहले इंक्लाइंड वाला जा रहा होगा आगे और फिर वर्टिकल वाला जा रहा होगा आगे। ये कुछ बच्चों के एक बार में समझ में आता है, कुछ के 3-4 बार में आता है। तो एक बार वाले पहले लिख लो, समझ लो। आप मुझे ये बताइए, यहां पर मैंने फिर से बताया आपको, ऐसे आता हुआ एक वेव और ये है फिक्स्ड एंड। अगला एग्जांपल, तो फेज चेंज होने वाला है या नहीं? Yes, sir. और ये जो हाथी का सूंड है उसमें इंक्लाइंड वाला आगे रहना चाहिए या पीछे? आगे। हाँ, मतलब आप
जो पहुंचा होगा पहले वो वापस मुड़ के पहले गया होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं फिक्स्ड एंड पे कैसे जा रहा है। ये दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। ये पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए और दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखिए, और यहाँ ये कंसेप्ट देखिए। जिनके समझ में आ गया वो खुशी मनाइए, इतने कहने पे भी नंबर मिल जाते हैं, इतने बताने पे भी। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। आपके सामने ये ऐसा एक वेव आ रहा है और ये देखो नॉट किस पे बंधा हुआ है, एक रॉड के ऊपर, और जो रॉड के ऊपर होने के कारण ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, फ्री एंड। और अब आपको बताना है रिफ्लेक्टेड, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड। आप यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में सोच रहे हैं, क्या फेज चेंज आएगा? नो सर। सेंस जो फ्री एंड है वो हो जाता है रेयरर, मीडियम जैसा बिहेवियर। तो यहाँ कोई फेज चेंज नहीं आएगा। ये कहानी है स्टोक्स लॉ से आया हुआ। और आप ध्यान से देखना, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, तो पहले आया है वो पहले जाएगा का कहानी में क्या बना, ट्विस्ट। इंक्लाइंड वाला अब आगे हो गया, जाते हुए, वापस जाते हुए। यदि कंफ्यूजन हो तो बताएं, पूछें। यहां तक पहुंच गए सब कोई? यस सर। यस आप सर। आप इस पॉइंट को थोड़ा और देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ये फ्री एंड है, ये है 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड, और स्पीड है स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो पिक है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 12 सेंटीमीटर पे। और अभी ये चित्र कितने टाइम का है, t0 का। अब बहुत बढ़िया एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर होते हैं लेकिन आपके समझ में आए तो। ड्रॉ शेप ऑफ स्ट्रिंग, शेप ऑफ द स्ट्रिंग सोन। क्वेश्चन कंप्लीट करें पहले। स्ट्रिंग सोन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कैसा शेप होगा ये बताने को कह रहा है धागे का। तो सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखिए कि जब आप बात करेंगे वेव के आने का, तो यहां पर जब वेव आ रही होगी तो इमेजिन करिए ये एक वेव इधर से आ रही है जो रिफ्लेक्शन वाला है, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। तो रिफ्लेक्शन है मतलब ये हो गया मिरर इमेज। मिरर इमेज, सर मिरर इमेज क्यों? क्योंकि याद करो जैसे एक हाथी का सूंड देखते थे आता था फ्री एंड पे, तो निकल करके दूसरी तरफ कौन जाता था,
हाथी का ये मिरर इमेज बना लो, ये मिरर इमेज ही तो निकल के जाता था उधर, ये आता था तो बाद में आप क्या देखते थे, ये मिरर इमेज वाला हाथी का सूंड वाला निकल करके चला आया, देखते थे या नहीं। तो जब फ्री एंड है तो आप मिरर इमेज बना लो और ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ये वेव इधर आएगा, ये इधर जैसा इधर जो भी है, ये जो आपने पर्पल कलर में देखा या ये जो भी है, ये है इमेजिनेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो जब आप बात करेंगे वेव के उस मोमेंट पर, जब आप बात करेंगे वेव के उस मोमेंट पर कैसा चित्र दिखेगा, तो देखो आने वाला वेव यहां 2 सेकंड बाद ऐसे पहुंच चुका है, ध्यान से देखो ये, और दूसरा देखो जो वहां पहुंचा है, ये दूसरा यहां पहुंचा है, ये ऐसे। अब मुझे बताओ कि यहाँ दो वेवों के प्रेजेंस क्या आपके समझ में आ रहा है, एक इधर जा रहा है वेव, ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड, और एक इधर जा रहा है वेव, ये कौन सा होगा, इंसिडेंट। तो आप जब लेफ्ट साइड में देख रहे हो, लेफ्ट साइड में देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड वाई लेफ्ट, इस मोमेंट पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, वाई लेफ्ट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या दो वेव मौजूद दिख रहा है, एक इंसिडेंट भी मौजूद है, इंसिडेंट का टुकड़ा, और एक रिफ्लेक्टेड का भी टुकड़ा मौजूद है। पहला वाला कितना सेंटीमीटर ले जाना चाहता था, 2, और दूसरा भी कितना ले जाना चाहता है, 2, तो कितना टुकड़ा हो जाना चाहिए ये डिस्प्लेस, 4 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है, 2 और 2 मिलके 4। तो आप जब यहाँ एक्चुअल में देखेंगे वेव को, तो ये मैं एक हटाता हूं, ये रेड वाला टुकड़ा हटा के उसके बदले में कोई और कलर दे देता हूं, रेड को बदल करके मैं अलग कलर दे देता हूं जिससे कि आने वाला आपको दिखे। ये आने वाला था जो ये ऐसे ये निकल करके दूसरी तरफ अब जाएगा, आगे का मीडियम है नहीं, इमेजिनेशन है। लेफ्ट साइड तो दो वेव है ना, ये वेव कोई बॉल थोड़े ना है कि गया और चला आया, वेव एक लंबा सा इवेंट है, कुछ इवेंट अभी आ रहा है और कुछ इवेंट वापस जा रहा है। तो इवेंट जो जा रहा है वो भी अप है और आने वाला भी अप है, तो लेफ्ट साइड में जो धागा दिखेगा वहां पर एक ही साथ दो वेव का प्रेजेंस है, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो हम रिजल्टेंट क्या बताएंगे, दोनों का सम। तो दोनों का सम होगा, चूंकि दोनों एक तरफ हैं, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट के बाद धागा दिखेगा, वो नेट डिस्प्लेसमेंट के बाद धागा दिखेगा कितना ऊपर, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर। कितना ऊपर लेफ्ट साइड वाला, वो नया चित्र में बना दूं, ये कितना ऊपर दिख रहा होगा, ये धागा जो दिखेगा उस वायर पे फ्री एंड वाला, ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ये कितने कितने ऊंचाई तक दिखेगा, ये दिखेगा 2 + 2 4 सेंटीमीटर ऊंचा। ये बड़ा ट्रिकी है, यदि समझ में आना शुरू हो तो बड़ा आसान भी है कि आपने वेव को पहले गेंद की तरह देखा, गया और चला है, और अब एक इवेंट की तरह देख रहे हैं, आ भी रहा है डिस्टरबेंस, जा भी रहा है डिस्टरबेंस। तो एक ही मोमेंट पे एक ही समय पर आप देख रहे हो दो वेव मौजूद हैं धागे पर, एक आने वाला एक जाने वाला। धागे के राइट साइड की दुनिया को भूल जाओ, राइट साइड जो वो रॉड है उसके राइट साइड तो कोई दुनिया है नहीं, वो तो इमेजिनेशन है, उधर कुछ नहीं हुआ। हाँ, उधर से एक आया, वो जो इधर आया है वो मौजूद है, मतलब रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट वो मौजूद है, और इंसिडेंट वाला तो लेफ्ट साइड में उनके सुपर इंपोज कर दो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 4। ये थोड़ा और एक स्टेप ऊपर हम गए, तो ये आपके जिनके समझ में आया हो, चांस थोड़ा कम है लेकिन यदि समझ में आया हो, मैं देखूं, अभी हैंड राइज मत करिए, एक बार मैं लोअर करता हूं ऑल हैंड, अब हैंड राइज करिए यदि समझ में आया हो, ये इवेंट यदि समझ में आया हो तो आप काफी स्टेप ऊपर आ गए हैं धीरे धीरे चल के।
चित्रात्मक जो क्वेश्चन होंगे चित्र वाले वो आप बना सकते हैं बड़े आराम से। थोड़े और कोशिश करिए जिनके समझ में आया हो। 9 बच्चों का हैंड राइज तो दिख रहा है मुझे, जो 11th वाले हैं 9 बच्चों का हैंड राइज दिख रहा है। बाकी बच्चे जो अभी हैं वो टेंशन में है ज्यादा। 12 अब हुए, 11 हो गए। वीरता के साथ और बढ़ो थोड़े से। चलिए 50% हो गए, बहुत है एक प्रयास में, इससे ज्यादा तो वैसे भी उम्मीद मैं नहीं करता। चलो एक काम और करते हैं, ये एक देखो। सेकंड नोट कर रहा था वो। हाँ हाँ नोट कर रहे थे, बैक कर देता हूँ। सर आप ये वाई लेफ्ट कैसे लगे? लेफ्ट साइड में कितने वेव दिख रहे हैं तुम्हें ये बताओ, 2 सेकंड के ऊपर। 2 सेकंड पे कितने वेव दिख रहे हैं? दो, कौन से दो? एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टिव। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है सुपरपोजिशन का? यदि 2 वेव हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, y1 वाला या y2 वाला या रिजल्टेंट? दोनों का रिजल्ट है। तो इसीलिए तो वही तो कह रहा हूं, ड्यू टू सुपरपोजिशन। लिख लो ड्यू टू सुपरपोजिशन। तो 4 सेंटीमीटर यदि समझ में आया हो, लिख लिया? चेंज करूं पेज? एक सेकंड। हाँ जल्दी नोट करो। हाँ हेलो, हाँ बोलो आके। बच्चे मीटिंग रूम में है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। मीटिंग रूम में दिख तो नहीं रहा है भाई। हाँ मीटिंग आपकी लॉक हो गई है। एक सेकंड देखता हूँ। हाँ आ गए क्या मीटिंग में? हाँ ठीक है ओके। तो यहां हम लोग बात कर रहे थे, ये जो वेव है इस पल्स को देखो फिर से एक बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सर पिछले वाले एग्जांपल में वाई की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। अच्छा अरे ज्वाइन कर दूं, दिख कहाँ रहा है एक बार देखूं तो सही। तो मेरे लिस्ट में विज्ञान के नाम से ये वेटिंग में तो कोई दिख ही नहीं रहा। वेटिंग में
एक सेकेंड, फिर से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। वेटिंग रूम इनेबल तो किया हुआ है, फिर से इनेबल कर देता हूँ, इनेबल। अरे हो क्या गया मेरे, तुम लोग जुड़ गए हाँ या ना बताओ? दिख रहा है मेरा स्क्रीन, इस पे हेलो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, फिर से देखो। ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ जाए तो खुशी की बात, और नहीं तो ट्राई, कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक समझ में ना आए। और किताब पढ़ने के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो किताब में जब 4 ऑप्शन दिखते हैं ना क्वेश्चन में, एग्जाम में, चारों बड़े पसंद आते हैं, अंतर नहीं दिखता। वो जो मैड एंगल ट्रायंगल वाला एक ऐड आया करता था चिप्स का, वैसा ही लगने लगता है। यहाँ चेक करो, यहाँ पर एक वेव है, ऐसे आ रहा है, और ये है फिक्स्ड, ये है 2 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाएगा ड्रॉ शेप एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, पहला ऑप्शन। और दूसरा कहा जाएगा ड्रॉ शेप एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो पहले मुझे ये बताओ, 6 सेकेंड पे इस पल्स को कहां होना चाहिए? बाउंड्री पे होना चाहिए या बाउंड्री से उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पे अभी है? अरे यार बाउंड्री से उतनी दूरी पे जितनी जितने दूरी आप पर ले रहे हाँ, और ये बताओ आगे फिक्स्ड है तो कैसा बिहेवियर होगा? डेंसर। एट t इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि डेंसर होगा, तो डेंसर से जो रिफ्लेक्शन हुआ होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड हो गया होगा। एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा? एम्पलीट्यूड वही रहेगा, निगेटिव हो गया होगा 4 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर जो भी है, 2 सेंटीमीटर। और वो निगेटिव क्यों हो गया, ये बात तो समझ में आ ही गया ना आपको, अपोजिट तो आप दिखा ही रहे हो, और ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एक ही वेव है, आने और जाने वाला दोनों नहीं मौजूद है, केवल जाने वाला मौजूद है। लेकिन पहला तो आसानी से बन गया, लेकिन दूसरे वाले को सोचते वक्त क्या करोगे, तो ध्यान से देखो। आप 2 वेव को यहां देख रहे हो, एक वेव जो पहुंचा है 3 सेकेंड पे बाउंड्री पे, जो इसे कह रहे हो इंसिडेंट वेव, और एक वेव जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा, रिफ्लेक्टेड वेव। मुझे ये बताओ, क्या आपको 2 वेव यहां दिख रहा है 3 सेकेंड पे या नहीं? पहले उसी पे काम करो। 2 वेव जब तक नहीं दिखेगा तब तक आगे मैं कुछ भी बोलूं बेकार है। दिख रहे हैं वेव सर। का कोई गेंद है? सर नहीं दिखा। हाँ ठीक है, वेव जो है अभी ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा, तो यहाँ बाउंड्री पे कौन पहुंचा होगा? x0 पे कौन पहुंचा होगा? x0 पे कौन पहुंचा होगा 3 सेकेंड पे? पहले ये बताओ। पूरा वेव का पीक पहुंचा होगा, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे यस वेव सर। का पीक पहुंच गया होगा या नहीं पहुंच गया होगा, ये तो बताओ इंसिडेंट वेव का। यस सर। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है, 12 सेंटीमीटर का बाउंड्री का डिस्टेंस है, तो 3 सेकेंड में पहुंचेगा। इसको बताने में 30 मिनट लगेगा आप लोगों को। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। 3 सेकेंड में क्या इसको पहुंचता आपने देखा? जी सर। अब Yes, बाकी sir. आधा कहाँ गया होगा? क्या आगे वाले मीडियम में जाके छुप गया होगा, या वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा? रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चला गया होगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड आया होगा? लेफ्ट साइड आया होगा। तो लेफ्ट साइड आया होगा तो कैसा होगा? पाई का फेज चेंज है, ये इन्वर्टेड होगा। तो ये आपके यदि नहीं समझ में आए तो उसका एक आइडिया देता हूं, जो मैं यूज करता हूं, किताब में नहीं मिलता। इमेजिनेशन, एक दुनिया बनाते हैं जो दुनिया है ही नहीं, और फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो सही हो जाएगा। सर कौन सा दुनिया बनाओगे?
तो हम वो दुनिया बनाएंगे कि जब ये वेव आता देख रहे हैं तो यहां जब फिक्स्ड दिखता है तो पहले हम सोचते हैं कि मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, मिरर इमेज ये होगा रिफ्लेक्ट होने वाला। यहां पर मान लेंगे मन ही मन बाउंड्री पे कौन मौजूद है, बाउंड्री पे मिरर मौजूद है। यदि ऐसे वेव आ रहा है तो ये वेव ऐसे वापस आता, लेकिन यहां पर फिक्स्ड होने के कारण फेज का चेंज करो पाई, इसको भी मिरर मान लो। डेंसर होने के कारण 5 पाई होने के कारण, तो ये वापस नहीं आएगा, वापस निकल करके ये आएगा फिक्स्ड होने पर। अब देखो ये जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ये जाएगा, और जितना डिस्टेंस इसका है मिरर इमेज के कारण उतना ही डिस्टेंस इसका है। तो अब मुझे बताओ कि बाउंड्री पे कौन पहुंच गया होगा, बाउंड्री पे होगा कौन, ये बताओ मुझे। बाउंड्री पे 3 सेकंड पे कौन दिखेगा आपको, उस पे काम करो, उस पे सोचो। जिनके नहीं समझ में आ रहा है वो और ज्यादा सोचो। अब आपको बाउंड्री जो है, बाउंड्री इमेजिनेशन तो है ही, कौन कौन पहुंचा है, एक ये पहुंच गया, और कौन पहुंचा है, एक ये पहुंच गया। आगे की दुनिया जो है भावनात्मक, वहां कोई नहीं है। ये फिक्स्ड एंड पे अब देखो, क्या यहाँ इंसिडेंट दिख रहा है, क्या यहाँ रिफ्लेक्टेड निकल के आया हुआ दिख रहा है, इधर वाली दुनिया देखना ही नहीं है, इमेजिनरी। तो अब बताओ लेफ्ट साइड में कितने वेव दिख रहे हैं, एक या दो? सर 2। y लेफ्ट क्या होगा, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। एक कितना लिखोगे, +2, दूसरा क्या लिखोगे, -2, कितना हो गया, 0। तो धागा कैसे दिखना चाहिए, धागा इस समय कैसे दिखना चाहिए, ऐसे 0। मतलब जब t = 3 सेकेंड पे देखेंगे तो t = 3 सेकेंड पे धागा इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि वहां 2 वेव थे, रिफ्लेक्टेड भी और इंसिडेंट भी। जबकि 6 सेकेंड पे देखते तो केवल ये वाला होता, t = 6 सेकेंड। लेकिन यहां पर जो दिख रहा है ये t = 3 सेकेंड वाला धागे का सीन है। अब जिन लोगों के समझ में आएगा 2 मिनट बाद फिर से हैंड राइज करिएगा। नहीं समझ में आना कोई गुनाह नहीं है। आप अचानक से 10 लाख से 10,000 के नजदीक कैसे पहुंचेंगे, उसमें तो टाइम लगेगा। फिर भी कोशिश करो, जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करो। ये किताबों की दुनिया नहीं है, यहाँ कुछ इमेजिनेशन यूज किया जा रहा है कि आप यदि फ्री एंड होगा तो केवल मिरर इमेज लें, और आप यदि रिफ्लेक्टेड आने वाला, और यदि फ्री हैंड है, फिक्स्ड एंड है, तो मिरर इमेज को इन्वर्टेड कर दें और उसको वापस आता हुआ देखें और फिर सुपर इम्पोज करें। सुपर इम्पोज मतलब ऐड करना। बहुत बढ़िया। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके समझ में आया है, एक तो बढ़ गए, बहुत बढ़िया। 11th वाले बच्चे संघर्षरत हैं, इससे ये तो तय हो गया प्रयास जारी है। बाकी सारे ए नहीं लग सकता, फिर से बोलो क्या लिखना चाहते हो। y की जगह ए। अरे गधे, जब हम वेव में y यूज करते हैं तो y तो कई जगहों के लिए वैलिड होता है ना, जैसे यहाँ वाला y1, यहाँ वाला y2, यहाँ वाला y3, यहाँ वाला a, y4। तो जब तुम बात कर रहे हो y के सम करने का, तो मैं केवल एक पिक वाले की ही थोड़े ना बात कर रहा हूं, बाकी सारे की भी बात करूंगा। y1 आने वाला, y1 जाने वाला, y2 आने वाला, y2 जाने वाला, y3 आने वाला, y3 जाने वाला। तो क्यों ए के पीछे पड़े हो, ए तो केवल एक पॉइंट बताएगा जो बाउंड्री पे है, उसके पहले वाले पॉइंट को कौन बताएगा भाई। अब बोलो y लिखोगे yi + yr की a + a लिखना ठीक लग रहा है तुम्हें? सर y हाँ, क्यों y लिख रहे हैं बार बार समझो, क्योंकि y तो सारे अलग अलग पॉइंट के लिए भी बोलोगे ना, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जितने भी हैं सबके अलग अलग ऐड करेंगे। अच्छा, सबके अलग अलग ऐड करेंगे तो आप केवल
पिक वाला क्यों ऐड कर देते हो, उससे अंदाजा मिल जाता है, इसलिए केवल उसे ऐड कर देते हैं। और जब सुपर इंपोज कर रहे हैं, ऊपर और नीचे एक जैसा डायग्राम है, तो ऐड करोगे तो 0 होगा, सारे 0 हो जाएंगे। प्लस y1 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y3, इकट्ठा करो 0 होता जाएगा सारा, इसीलिए वायर स्ट्रेट दिखेगा। अब जिनके समझ में आया वो हैंड राइज में थोड़ा बढ़ाओ, योगदान बढ़ाओ अपना। अभी भी 14 बच्चे तक पहुंचे हैं, कुछ और के समझ में आया हो तो बढ़ाओ। चलो 15 बच्चों तक आ गए। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, सुपरपोजिशन को देखना हमने शुरू किया है। अगले टर्न पे हम देखेंगे ये जो वेव है इसमें एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर क्या होता है, इन सब के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक है, क्या कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो याद दिला देना एनर्जी। एनर्जी नहीं याद दिलाओगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो एग्जाम में आएगा, तो याद दिला देना एनर्जी। और सुपरपोजिशन के 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं, और मैं उम्मीद है वो अच्छा करेंगे आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। सर आप वो डाउट कब ले लेंगे? डाउट के लिए कल यदि आप लोगों का क्लास नहीं हो, या देखते हैं यदि आज आप 7 से 8 नहीं हो तो मुझे रिंग कर दो। 7 से 8 आपके क्लास, अच्छा 7 से 8 तो मैं बिजी हूँ। 8 आज तो पॉसिबल नहीं है, कल भी पॉसिबल नहीं है, यदि होगा तो सैटरडे डाउट लेने की सोचूंगा। ठीक है तब सर। तक आप जितना Okay, सॉल्व sir. एग्जाम्पल हो सकता है, एचसी वर्मा सॉल्व एग्जाम्पल देखो, ये आपके बुकलेट में जो है उसे देखो, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेजा है उन्हें देखो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।